गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम खास चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के पेपर्स जो है वो किस तरीके से आप अटेंड करें, कौन से क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है। इस पूरे वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जिसका प्रैक्टिकल पे ज्यादा ग्रिप है उसको क्या करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस के साथ जाना चाहिए। जिसका थियोरिटिकल टॉपिक्स पे ज्यादा ग्रिप है उसको क्या करना चाहिए। किस तरीके से हम आराम से 50+ स्कोर कर सकते हैं इंटरमीडिएट के कोई भी पेपर में, उसकी स्ट्रेटजी में आपको। चलिए, तो ग्रुप टू का पेपर नंबर 9 OMSM, किस तरीके से ये पेपर आपको अटेंड करना है और कैसे आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो सारी स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगी। थ्योरी आपको किस तरीके से लिखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे है ना नॉर्मल जैसे 12th या बीकॉम की मेंटेलिटी के साथ जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लिखते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखनी है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर उसके अंदर ला सको। चलिए, सबसे पहला काम जो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा कि एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके लिए जैकपॉट है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। बट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर एमसीक्यू पूछते कहाँ से, तो दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनीथिंग। कहीं से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू का। तो सर क्या करना चाहिए एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए? मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू, पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वहां पे आपको सारा मतलब पूरा प्रॉपर वे में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जितने लास्ट ईयर के मॉडल पेपर अवेलेबल है उसमें जितने एमसीक्यूज है वो सारे कर लो। एंड क्वेश्चन बैंक जो लास्ट मिनट पे अपना इंस्टीट्यूट जो लॉन्च करता है, अभी ऑलमोस्ट आ चुके हैं सारे एमसीक्यू बैंक वगैरह। तो उसके जितने एमसीक्यू है, ये काम आपको पहली प्रायोरिटी पे करना है। और यही काम नहीं कर पाते बच्चे, सारे एमसीक्यू नहीं कर पाते। ये 30 मार्क्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है आपको नहीं पता। यहाँ पे आपका मतलब समझ लो आधा काम खत्म हो जाता है अगर आपके एमसीक्यू में ग्रिप जोरदार है तो। चलिए, एक बार अब मैं बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक होते हैं उस पे पहले अपना एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ये जो हमारा 2 to 8 है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, वहां पे इनसे गड़बड़ हो जाती है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपकी एग्जाम में, वो होगा ऑपरेशनल प्लानिंग से मॉड्यूल नंबर 2 है आपका। ठीक है, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। या फिर ऐसा हो सकता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन जो आपका मॉड्यूल 1 है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में से आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है 2 का ए। फिर 2 का जो बी आएगा वो मॉड्यूल नंबर 3 का एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल का। मतलब क्वेश्चन 2 जो है पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल है। 14 मार्क्स, 7 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑपरेशनल प्लानिंग सॉरी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये आपका मॉड्यूल 4 है, जिसमें आपको ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3A में मॉड्यूल 4 से। फिर ऑपरेशनल प्लानिंग जो आपका मॉड्यूल 2 है उसका एक प्रैक्टिकल पूछा जाता है, और उसके प्रैक्टिकल में वो क्या पूछ सकते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के क्वेश्चंस, कैपेसिटी प्लानिंग के क्वेश्चंस, या फिर एबीक्यू के। ठीक है, नॉर्मली फोरकास्टिंग के पूछते हैं, लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट जो है इसमें चेंजेस कर लेती है। ठीक है, सो आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से करने चाहिए, फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड एबीक्यू। क्वेश्चन 4 जो है कंप्लीटली आपका मॉड्यूल नंबर 4 से बिलोंग करता है, कंप्लीट मॉड्यूल नंबर 4 से। क्या पूछा जाता है इसके अंदर, लीनियर प्रोग्रामिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, असाइनमेंट, टाइम एंड मोशन स्टडी, क्यूइंग थियरी एंड सिमुलेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक में से ये दो क्वेश्चन आपके बनेंगे 4 का ए बी। 5 जो आता है वो आपका मॉड्यूल 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ये प्योर प्रैक्टिकल होगा, इसमें पर सीपीएम वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 5 का बी जो है वो आपका आता है इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट, जो कि आपका मॉड्यूल 7 है। अगेन रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मतलब 4 एंड 5 प्योरली प्रैक्टिकल है, और 3 का बी एक प्रैक्टिकल है। मतलब टोटल अगर हम गिने तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे जो प्रैक्टिकल वे में पूछे जाते हैं अब तक। इस बार के पेपर में स्लाइट अगर कुछ चेंजेस अगर इंस्टीट्यूट करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है आपके मेन थ्योरेटिकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टॉपिक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो मॉड्यूल 8 से बिलोंग करता है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी होता है वो मॉड्यूल 11 से आता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा आपका, उसका ए बी दोनों ही आपके मॉड्यूल नंबर 9 से बिलोंग करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए बी होगा वो आपके मॉड्यूल नंबर 10 से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न होने वाला है ओएमएसएम का। हाँ, इसमें कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूट कभी भी कोई चेंजेस कर सकती है। प्रोफेशनल एग्जाम में हम कोई
ऐसी मेंटेलिटी लेके नहीं बैठ सकते कि 100% ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप पास्ट ट्रेंड को एनालिसिस करो तो ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है 100%। ठीक है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब सर इसमें स्कोर कैसे किया जाए, कौन से चैप्टर्स पे फोकस किया जाए? अगर आप ध्यान से थोड़ा एनालिसिस करो पूरे पेपर में, मॉड्यूल 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग 21 मार्क का है। मॉड्यूल 9 आपका 14 मार्क्स का है। मॉड्यूल 10 आपका 14 मार्क्स का है। ये दो आपके थ्योरेटिकल है, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल जो है सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठे हैं। उसके बाद जो आएगा वो है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 भी 14 मार्क्स का है। एक थियरी पूछी जाएगी इसमें से, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर मर्ज हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप मॉड्यूल 4, 9, 10 और 2 ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप देख सकते हो कि आपका अंदाजन स्कोर कितना हो रहा है। आप देखिए 21 प्लस 28 प्लस 14, 63 मार्क्स तो आपके यहीं पे स्कोर हो रहे हैं। और 30 मार्क्स एमसीक्यू के जो आपने किए हुए वो बोनस है, वो जो भी आएंगे वो अलग से। तो सिर्फ अगर आप इतना कर लो ना तो भी आपका बेड़ा पार हो जाता है। इनके ऊपर आपका कोर फोकस होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि अदर चैप्टर्स नहीं करने, कभी भी पेपर पैटर्न बदल सकता है, बट मैं अगेन यही कह रहा हूं जो पास्ट ट्रेंड कह रहा है वो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम जाते हैं कि दिसंबर 25 का पेपर भी ऐसा होगा, तो ये आपके लिए जैकपॉट मॉड्यूल चैप्टर्स है जिसके ऊपर आपका कोर फोकस होना चाहिए। चलिए, अब कई सारे बच्चों का ऐसा है कि सर प्रैक्टिकल इसके समझ में नहीं आते और गलती होने के चांसेस रहते हैं और उनकी थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे अच्छी ग्रिप होती है। देखिए, थ्योरी पेपर में आपको खास ध्यान रखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जिसका थ्योरी में ज्यादा ग्रिप है उसको क्या करना है, जिसका प्रैक्टिकल में ग्रिप ज्यादा है उसको क्या करना है, जिसको सिर्फ जस्ट पास होना है उसको क्या करना है। हर एक के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं। बट आप इतना ध्यान रखिए, जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ऑप्ट करते हो, ठीक है, तो हमेशा आप सबसे पहले उसकी एक्सप्लेनेशन लिखा कीजिए। जैसे आपको पूछा हो कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझाओ। देखो, मॉड्यूल की लैंग्वेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर क्या चेक करेगा कि भाई जो डेफिनेशन कहना चाहती है वो डेफिनेशन वहां होनी चाहिए, सेम टर्मिनोलॉजी हो, इट इज नॉट नेसेसरी। फिर जब आप पॉइंट्स लिखते हो ना, तो पॉइंट्स अच्छे से याद करो। जितने पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के, डायनेमिक हो गया, ठीक है, इम्पैक्ट वगैरह हो गए, जो भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, आपके हेड पॉइंट सही होने चाहिए। ठीक है, लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल एग्जाम में हेड पॉइंट का कोई इतना नहीं, अंदर के कंटेंट भी होने चाहिए। अग्री, अंदर का कंटेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हेड पॉइंट लिखने के मार्क्स मिलते हैं। अगर 7 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन चेक करेंगे और उसके बाद 7 मार्क देंगे, नहीं। ऐसा होता है आई थिंक सो कि नो, वहां पे जो भी आपने जैसे मीनिंग लिखा तो मीनिंग का 1 मार्क होता है। फिर जैसे आपने पॉइंट्स लिखे तो भाई पॉइंट्स अगर आपके राइट है तो पॉइंट के 2 मार्क हो गए। फिर आपकी एक्सप्लेनेशन राइट है तो उसके हिसाब से मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से मार्किंग सिस्टम होना चाहिए थियोरिटिकल का, और ऐसा ही होता है प्रोफेशनल एग्जाम में। ये आपको खास ध्यान रखना है कि जब थियोरिटिकल आंसर लिखो तो बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करो। खास हेड पॉइंट आपके सही होने चाहिए। अंदर के कंटेंट में एक बार थोड़ा आपने 19-20 कर दिया ना, चल जाएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल हो, वेदर इट इज ओएमएसएम या आप फिर किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हो, आपको इसी पैटर्न से जाना रहता है। क्योंकि मार्क्स जो है चीज है, नेट आपको 7 आउट ऑफ 7 का तरीके से नहीं रहेगा कि भाई 5 मिल गए, 4 मिल गए, 3 मिल गए, नहीं। वहां पे स्टेप बाय स्टेप होगा कि इतना लिखा तो इतने मार्क्स होने चाहिए, इतना लिखा तो इतने मार्क्स होने चाहिए, पॉइंट्स लिखे तो इतने मार्क्स होते हैं। इस तरीके से पेपर चेकिंग होती है। चलिए, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन कौन से मॉड्यूल जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हैवी मार्क्स जो है उसके अंदर रहते हैं, तो वो मॉड्यूल्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब जिन लोगों को ऐसा है कि थ्योरी टॉपिक्स जो है वो अच्छे से वो लोग कर सकते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को अपना क्वेश्चन नंबर 2 AB जो 14 मार्क्स का है, उसमें मॉड्यूल 1, 2, 3 के थ्योरेटिकल टॉपिक जो है वो अच्छे से लिख लो। एक नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें सारे हेड पॉइंट्स मेंशन कर दो। क्वेश्चन 7 जो आपका मॉड्यूल 9 है, उसमें सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना दो, कोई भी टॉपिक बाकी मत रखो उसमें। क्वेश्चन 8 जो आपका मॉड्यूल 10 आने वाला है, अगेन सेम चीज आपको उसमें करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन 6 का AB जो आपका मॉड्यूल 8, 11 है। इन शॉर्ट SM पूरा करो। उसमें भी पहला क्या करना है, सारे हेड पॉइंट्स अच्छे से कर लो।
ठीक है, और सारे जो हेड पॉइंट्स के साथ जो टॉपिक है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दिमाग में फिट कर दो कि इसका मीनिंग क्या है। एंड ओएम के अंदर मॉड्यूल 1 2 3 कर दो, दैट्स इट। और आपको 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे ऑप्ट करने हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा थियरी का, दैट इज मॉड्यूल 4 का 7 मार्क्स का। अगर आप इतना करते हो तो देखो होगा क्या, ये 14, ये 14, ये 14, ये 14 और यहाँ पे 7। हम मान लेते हैं कि आपने कुछ भी बराबर नहीं लिखा होगा। आप यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, अगर आप टोटल करते हो तो 45 हो जाते हैं इन वर्स्ट सिनारियो की भी, बहुत सारे मार्क्स कटे तो 45 हो जाएंगे। अब सेफर साइड के लिए आपको क्या करना चाहिए, साथ में एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जाना चाहिए। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस तो आपने सारे कर लिए, बट एक आध कोई भी सस्ता वाला चैप्टर है जो प्रैक्टिकल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का भी ये डिमांड फोरकास्टिंग वाला, वो आप साथ में कर लो, तो ये 7 मार्क्स के साथ साथ आपका एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी हो जाता है। ये 45 में अगर आपके 30 मार्क के एमसीक्यू में से मैं अगर ऐसा मान लेता हूं कि आपके आधे एमसीक्यू राइट जाते हैं 15 मार्क के, देन ऑल्सो यू कैन इजीली स्कोर 60 मार्क्स इन द पेपर। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पेपर लिखने बैठोगे तो आपको किस तरीके से करना है। चलिए, जिनके पास प्रैक्टिकल की ग्रिप है उनके लिए तो बहुत ही सिंपल है, मॉड्यूल 4 थरेली कर ले, 14 मार्क्स का है। मॉड्यूल 5, ठीक है, जिसके अंदर सॉरी मॉड्यूल 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मॉड्यूल 6 और 7 वो 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन 3 में मॉड्यूल 2 वो 7 मार्क्स का है। अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो तो यू कैन सी दैट 14 14 एंड 7 35 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। बट 35 मार्क्स से आपका काम होने वाला नहीं है, आपको कुछ इजी थियोरिटिकल टॉपिक जो वो हाथ में लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आप ले सकते हो सिर्फ मॉड्यूल 9 ले लो, और एसएम का मॉड्यूल 8 और 11। 8 और 11 जो है वो कंपेरेटिवली बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, उसके अंदर इतने ज्यादा कंटेंट नहीं है। डिजिटल स्ट्रेटजी जो 11 नंबर है उसके अंदर आप देखोगे तो 7 8 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इन द सेम मैनर मॉड्यूल 8 में भी इतना ही है, लेकिन मॉड्यूल 9 और 10 जो है वो लेंथी है। लेकिन 9 और 10 की अगर मैं कंपेयर करूं तो 9 कंपेरेटिवली काफी ईजी है, क्योंकि उसके अंदर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, स्वॉट एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो प्रैक्टिकल वालों का इसमें बेड़ा पार हो जाता है। जिनको दोनों पे ग्रिप है, जो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, उनको क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन 5 7 8 और 6 में से कोई एक, एंड 3 और 2 में से कोई एक ऑप्ट करना चाहिए। अब सर कम से कम कितना पढ़े कि हम पास हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिनको सिर्फ पास होना है, आराम से 200 स्कोर करना है, तो ओएमएसएम के पेपर में सबसे पहला काम, आप बैठ के अपने एमसीक्यू रेडी करो। पहले एमसीक्यू रेडी हो जाते हैं, आपका स्टेप 1 क्लियर हो जाता है। हम मान लेते हैं कि 30 में से आप वहां पे 18 स्कोर कर लोगे, ज्यादा भी हो सकता है, लिटिल बिट कम भी हो सकता है। स्टेप 2 आपको करना है कि मॉड्यूल 4 आपको थरली करना पड़ेगा। मॉड्यूल 4 में भी क्या आपको खास करना है, लिमिटेड, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने पूरे साल पूरे 6 महीने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स पे ग्रिप नहीं है, उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी कि अब जो अपने पास बचे कुछ 4 5 6 दिन है उसके अंदर क्या किया जाए कि हम पास हो सके। ठीक है, तो मॉड्यूल 4 में आप सबसे पहले एक चैप्टर पे फोकस करना, दैट इज असाइनमेंट, जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है। देखो ये मैं बता रहा हूं ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपने वैसे भी पढ़ा नहीं है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो अगर लिमिटेड पढ़ के जाना है तो ये आप गैम्बल कर सकते हो, असाइनमेंट के साथ जाओ आप। असाइनमेंट आपका 7 मार्क में पूछने वाले हैं, और इजीली ये चैप्टर आप 1 2 घंटे का कोई वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 11 ये खास करना है आपको, ये दोनों ही छोटे मॉड्यूल है। मॉड्यूल 8 एसएम का और 11 दोनों ही छोटे, ये 14 मार्क्स का थ्योरेटिकल टॉपिक हो जाएगा। तो ये आप इजीली समझो ना कि 5 6 घंटे में आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, एसएम के लिए तो आप मेरे जो समरी वीडियोस है, मॉड्यूल जो अपना है 8 9 10 11 उसके ऊपर आप वो देख सकते हो, तो वो फटाफट हो जाएगा। देन आफ्टर आपको मॉड्यूल 1 2 3 के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इतना आप कर लो, आप आराम से ओएमएसएम में निकल जाओगे। मतलब कि ये 4 स्टेप तो कम से कम करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप सेफ साइड में रहोगे। अगर 3 स्टेप ही किए, 3 स्टेप मतलब आपने सिर्फ एमसीक्यू किए, फिर आपने सिर्फ मॉड्यूल 4 किया और 8 और 11 किया, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा मैटर, क्योंकि एमसीक्यू में कभी भी बैंड बज गई आपकी, तो फिर आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। हाँ, अगर उसके बाद भी टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर मॉड्यूल नंबर 9 जो आपके एसएम का है। इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है ओएमएसएम में। ठीक है, अब जब पेपर आपके सामने आता है तो आप उसको किस तरीके से रीड करोगे और किस तरीके से आप उसको टेकल करोगे। सबसे पहला काम जो पेपर आने के बाद आपको करना है,
ऑलवेज एमसीक्यू कंप्लीट करो, एक टाइम लिमिट रखो उसके अंदर कि भाई 30 मिनट से ज्यादा मुझे उसमें देने नहीं है। फर्स्ट 30 मिनट्स मैक्सिमम आपको अपने एमसीक्यू कंप्लीट कर देने हैं। कई सारे बच्चे एमसीक्यू बाद में करने जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये आपका जैकपॉट टॉपिक है, जैकपॉट टॉपिक को पहले हाथ में लो। हाँ, एक दो एमसीक्यू नहीं पता चल रहे, कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ दो उसको। बट याद रखना, अगर आपने छोड़ा है तो पीछे अगर आप रफ वर्क वगैरह करते तो वहां पे लिख लेना कि ये बाकी रह गया, क्योंकि फिर टाइम इस तरीके से कंप्लीट होगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपके एमसीक्यू बाकी रह गए। ठीक है। फिर आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, जैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अब आप जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का ए और बी आप रीड करो। अगर आप पूरे तैयार होके गए हो, जो मैंने आपको अभी बताया कि थियरी वाले, प्रैक्टिकल वाले, पास होने वाले, उसके अलावा जो सब कुछ रेडी करके गए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि 2 का ए बी आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद आपको पता चला कि ये आपको 100% आता है और बी जो है आपको 75% याद है। ठीक है, मतलब ए पूरा याद है, बी आपको 75% याद है। गो विद दिस। आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइम पे कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 मत देखना। पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको लग रहा है कि यस 100% आप श्योर हो कि इसमें 7 मार्क्स का पूरा याद है, इसमें थोड़ा सा कच्चा पक्का है, तो आई कैन अज्यूम दैट कि 5 मार्क्स जितना तो आप इसके अंदर लिख लोगे। ठीक है, तो यहां पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो 12 मार्क्स, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, ये पहले बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा लग गया कि हाँ भाई सब कुछ परफेक्ट है, गो अहेड। अगर आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको ए आता है, मतलब ए में आप 100% श्योर हो लेकिन बी आपको नहीं आता, ऐसा बहुत बार आता है कि क्वेश्चन का ए हमें आता है, बी नहीं आता, बी आता है तो ए नहीं आता, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए 50-50 बन गया। तो अभी के लिए क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 को साइड में रख दो। ठीक है, आपको पता है ये आधा आता है, इसमें पूरा स्कोर नहीं होगा, 50% स्कोर होने वाला है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। उसका ए और बी चेक करो। आपको लगता है ए और बी दोनों आते हैं, अगर 100% श्योर हो, क्वेश्चन नंबर 3 उसी टाइम पे स्टार्ट कर देना है आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें भी ए आता है, बी नहीं आ रहा हमें, देन अगेन आपको एक बार इसको साइड में रख देना है, वेट करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, दूसरे क्वेश्चन पे आपको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन में आप 100% नहीं कर पा रहे हो। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ए पूरा आता है और बी 50% भी आता है, देन गो विथ क्वेश्चन नंबर 3 इमीडिएटली। ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा कि भाई असाइनमेंट और सिमुलेशन वाले टॉपिक होते हैं इसके अंदर, और आपको लगा कि नहीं यार ये तो आ जाएगा, 100% आपकी ग्रिप है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले करोगे। जो क्वेश्चन जिसमें ए और बी आपको दोनों आते हैं वो पहले करोगे, और उसको रीड कैसे करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने का। 2 आता है, 2 खत्म करो फिर 3 पे मूव करना। 3 आता है, 3 खत्म करो फिर 4 पे मूव करने का। अगर 2 में गड़बड़ है मूव टू 3, 3 में गड़बड़ है मूव टू 4, 4 में गड़बड़ है मूव टू 5। सारे क्वेश्चन में सर गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा हो रहा है कि ए आ रहा है, किसी में बी आ रहा है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो कई बार ऐसा होगा कि आपको हर क्वेश्चन में, जो 8 क्वेश्चन पूछे हैं ना, 2 से लेके सॉरी 7 तक, 7 क्वेश्चन, उसमें आपको हर क्वेश्चन में ए आता है, बी नहीं आता, और बी आता है तो ए नहीं आता, मतलब आपका 50% चल रहा है अभी रेशियो। आप उसमें से वो 5 क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको एक क्वेश्चन तो पूरा आता है, जो दूसरा क्वेश्चन होगा फॉर एग्जाम्पल बी, उसमें ऐसे कौन से 5 क्वेश्चन है जिसमें आप 30% 40% जितना लिख सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप उसके अंदर दिमाग दौड़ा के लिख सकते हो, वो 5 क्वेश्चन आपको ऑप्ट करने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो क्वेश्चन नंबर 2, 2 में अगर ग्रिप है गो विथ 2, 3 में ग्रिप है गो विथ 3, 4 में ग्रिप है गो विथ 4। लेकिन जहां पे भी आपको लगता है 50-50 का सिनारियो आ जाता है, ए आता है बी नहीं आता, तो रुक जाना है। लेकिन अगर ऐसा है कि ए पूरा आता है बी आधा आता है, गो अहेड, वो क्वेश्चन आपको ऑप्ट कर लेना है, वेट नहीं करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो आपका प्योर प्रैक्टिकल है, वो आपको देख लेना है, क्वेश्चन 6 देख लेना है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ये स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। फिर देखो अपने ऐसा मान लेते हैं कि आपने 2 में रुक गए, 3 में भी आप रुक गए, 4 आपने खत्म किया, 5 भी आपने खत्म किया, 100% आपको आता था 4-5। ठीक है, ये दो आपके 14 मार्क्स, 14 मार्क्स के कंप्लीट हो गए। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी दोनों आते हैं, 100%। गो विद दिस, 14 मार्क्स आपने यहां पे भी सिक्योर कर लिए। अब आपके 3 क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आपको करने दो। आपकी गाड़ी फंस गई 7 और 8 में आके भी। 7 और 8 में भी ऐसा है कि आपको ए आता है, बी नहीं आता, और 8 में ऐसा है कि आपको ए नहीं आता, बी आता है। तो अब आपके पास 1, 2,
3 एंड 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 50% ग्रिप है। इस 4 में से अब आपको वो 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जिसमें दूसरा ऑप्शन जो आपको नहीं आता है फिर भी थोड़ा बहुत आपको याद है, उसके साथ आपको जाना रहेगा। वो क्वेश्चन पहले करना जिसमें हेड पॉइंट्स ज्यादा हो, जिसमें आपको हेड पॉइंट्स याद हो। ठीक है, प्योर डिस्क्रिप्टिव वे में वो पैराग्राफ वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको अवॉइड करना। पॉइंट वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उसको आपको सबसे पहले ऑप्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात, पेपर लिखते वक्त कई बार ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक होने का कारण क्या है ना कि कई बार आप पूरा पेपर पहले देख लेते हो। पूरा पेपर देखने पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपकी एकदम से नजर जाती है और वहां आपको दिखता है बॉस कुछ गजब हो गया इसमें, तो इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग पूछ लिया इसके अंदर। अब आपके दिमाग में वो क्वेश्चन नंबर 4 का ए घूम रहा है और बाकी पूरा पेपर नहीं घूम रहा, आपको वो डर लग रहा है कि आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। उसी टाइम पे आपने अपने पेपर को टफ बना दिया। अरे पूछ लिया तो पूछ लिया ना, हमको ऑप्शंस भी तो दिए जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं देखने चाहिए। आप क्वेश्चन 2 देखो, 2 में ग्रिप नहीं आ रही तो 3 में जाओ, 3 के बाद 4 में जाओ। आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपका पेपर 100% फुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पे भी आपको लग रहा है लिटिल बिट टाइमिंग मिसमैच हो गया, टाइम आपको कम पड़ रहा है, तो याद रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की डेप्थ जो है लिटिल बिट कम कर देना। वहां पे इंस्टीट्यूट 1-2 मार्क आपके कट कर लेगा, उससे ज्यादा कट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैक्सिमम स्कोर जो है कर पाओगे। चलिए, अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी कि प्रोफेशनल एग्जाम में कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप जैसे देखो, जिसको सिर्फ पास होना है उसके लिए तो मैंने स्ट्रेटजी बता दी कि कोई ऑप्शन नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है, तो आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है, बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए। यू शुड नॉट गो विथ एनी ऑप्शन कि मैं ये चीज को ऑप्शन में निकाल दूंगी या निकाल दूंगा, ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगी, नहीं, नथिंग लाइक दैट कि ये चैप्टर हार्ड है इसको छोड़ देते, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपके पास इंस्टीट्यूट ने आपको 7 क्वेश्चन पूछे हैं, आपके पास 2 क्वेश्चन जो है वो आपके पास हमेशा बैकअप में होने चाहिए, कि कहीं कोई क्वेश्चन में जहां पे आपकी गाड़ी अटके आपके पास बैकअप क्वेश्चन होगा जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, वो सेफर साइड में रहना हमेशा बहुत जरूरी है। ने थोड़ा टेक्निकल एंड स्मार्ट वर्क करो, लास्ट मिनट पे सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपके पास ऐसी नोट्स तैयार होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर आप की पॉइंट, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें आप देख लो। प्रैक्टिकल के अंदर आप पैटर्न देख लो कि वो प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है, क्योंकि ओएमएसएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उसके हिसाब से। ठीक है, वो आप खास देख लो उसके अंदर। फिर आपके अंदर वहां पे क्वेश्चन के अंदर या अपने सिलेबस में कोई फॉर्मूलाज वगैरह है तो वो आप अच्छे से देख लो। उतना आप कर लो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, दिमाग है ना क्लियर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक चीज खास ध्यान रखना, कूल माइंड से जितना आप जाओगे ना उतना आपका पेपर जोरदार जाएगा। मैं बैट मार के बोल सकता हूँ, द मोमेंट यू पैनिक, आप जितना याद करके गए हो सब आपका वॉश आउट हो जाएगा। कोई जिंदगी की लास्ट एग्जाम देने नहीं जा रहे हो तुम लोग, आराम से जाओ। और एग्जाम से पहले खास ध्यान रखना, आपके एग्जाम से पहले 4 आवर्स पहले आपको अपनी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। 4 आवर्स का मेंटल रिलैक्सेशन जरूरी है प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। अगर आप अभी भी लास्ट मिनट स्टडी करते हो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, मैंने कई बार बच्चों को देखा है बुक्स खोल खोल के बैठ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों से दूर रहो। जो पढ़ना था 6 महीने में पढ़ लिया, अभी 10-15 मिनट 1 घंटे में आप कुछ उखाड़ने वाले नहीं हो। ऊपर से जो आप घर से रेडी करके आए हो ना वो भी खत्म हो जाएगा। चीजों को सिंपल रखोगे तो पेपर इजी जाएगा, जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे आपके लिए वो इजी पेपर भी टफ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये ओएमएसएम के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रीजन की, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन के अंदर जो डेप्थ है जो लेंथ है वो वेरी हो सकती है, तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेने का, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है टाइम मैनेजमेंट में। हाँ, बट पेपर खत्म टाइम पे करना है, इसलिए वॉच लेके बैठना और टाइम टू टाइम अगर आप अपने आप को चेक करते रहना कि आप कहाँ तक है, कहाँ तक आपका पेपर खत्म हुआ है। ठीक है, अगर लास्ट में टाइम कम पड़ता है तो जैसा मैंने बोला है सारे हेड पॉइंट्स अच्छे से लिख के आ जाने का। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, डायरेक्ट फुल कंटेंट की मार्किंग नहीं होती है। ओके, और बाकी जो हमारे कॉर्पोरेट का पेपर है, एफएम का पेपर है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के प्रैक्टिकल में कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए ऑन एन एवरेज। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम हाई लेवल के भी होते हैं कई बार, एकदम कभी मॉडरेट भी होते हैं और एकदम बहुत इजी लेवल के भी हो सकते हैं। तो कौन से चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, और सेम स्ट्रेटजी
मैं आपको बाकी सारे तीनों पेपर में ग्रुप 2 के एंड ग्रुप 4 के बाकी बचे हुए चारों पेपर में भी मैं आपको बना के दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।